टॉपिक देखते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे आवेश प्रेजेंट हो तो उनके कारण किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ऐसा कैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाला था, तो वो का वही मेथड काम में लेंगे, वो का वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में आने वाला है, और वो का वही मेथड होता है, बस एक क्यू नॉट चार्ज नहीं आएगा। कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा कोई डेरिवेशन आए तो सबसे पहले अपन उस डेरिवेशन की थ्योरी लिखते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे अपन उसकी थ्योरी लिखते हैं। देखना, कंसीडर सिस्टम कैपिटल एस, ये एक सिस्टम है, एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये एक निर्देश तंत्र है, माना एक कैपिटल एस निर्देश तंत्र में, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस, बहु आवेश Q1 Q2 Q3 Qn, ठीक है, जिनका स्थिति सदिश, जिनका पोजीशन वेक्टर, इसका है स्मॉल r1 वेक्टर, इसका है स्मॉल r2 वेक्टर, इसका है स्मॉल r3 वेक्टर, और आपके इसका है स्मॉल rn वेक्टर, ठीक है। के कारण किसी P पॉइंट पर, मान लो जैसे P पॉइंट है, ठीक है, यहां पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पे अपन सबसे पहले क्या लेंगे, Q नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को लेकर अपन मान लो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, R नॉट वेक्टर। तो बताओ इस P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है ना। तो देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। तो अब आप जानते हो कि अगर अपन को किसी P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे लगने वाले सारे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। कैसे, ये Q1 चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दैट इज द E01, नोट पे लग रहा है 1 के कारण E01। ऐसी जैसे अपन इसकी बात करें तो ये आपके E02 वेक्टर, ऐसी जैसे इसकी बात करें तो ये आपके E03 वेक्टर, ऐसी जैसे इसकी बात करें तो ये आपके E0n वेक्टर, ठीक है। तो इन सब का एक रिजल्टेंट आएगा, मान लो जैसे ये है EP वेक्टर, तो आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर लगने वाले सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होता है। The resultant electric field at any point is equal to the vector sum of all electric fields at that point due to another charges, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो सर EP वेक्टर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। तो K, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण, तो KQ1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, नोट 1 है तो R नोट 1 स्क्वायर और R नोट 1 कैप, K Q2 अपॉन R नोट 2 स्क्वायर और R नोट 2 कैप। सिमिलरली डेट K Qn अपॉन R नॉट n स्क्वायर और R नॉट n कैप। बोलो होगा नहीं होगा। इसको समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, समीशन। अब आपको पता है समीशन में कैसे लिखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो ले लेते हैं बाहर। कांस्टेंट टर्म कौन है सर, कांस्टेंट टर्म है K, केवल K है, K तो बाहर, Q1 Q2 Qn, यानी Q बदल रहा है तो Qi अपॉन R नोट 1 नोट 2, तो इसका मतलब R नोट I स्क्वायर, और कैप में भी देख दो R नोट I कैप। बोलो हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब I है तो I कहां से, 1 से लेकर अप टू n। अब आप जानते हो सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, R नोट I कैप इक्वल टू R नोट I वेक्टर अपॉन R नोट I का मैग्नीट्यूड, तो ये विदाउट वेक्टर। तो अपन यहाँ पे वैल्यू कहेंगे तो EP वेक्टर बच्चों क्या आएगा, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल टू 1 टू अप टू n QI अपॉन R नोट I स्क्वायर, कितना हो गया R नोट I क्यूब और R नोट I वेक्टर, ठीक है। अब आप जानते हो कि R नोट I वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, नोट होता है फाइनल, यानी पहले वाली टर्म होती है फाइनल,
तो फाइनल माइनस इनिशियल, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर वैल्यू रखेंगे तो आपके पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 to up to n क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में तभी काम में लेना है जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में दे रखी हो तो उस फोर्स को बस जोड़ लो। परंतु यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन कौन सा थ्योरम काम में लेते हैं, अपन ध्यान रखना सुपरपोजिशन थ्योरम तो लेते ही हैं, परंतु सोल्व अपन किससे करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यानी किससे हल करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से, समानांतर चतुर्भुज नियम से उसको हल करना है। जो मेथड मैंने फोर्स में पढ़ाया था तो वही मेथड यहाँ पे काम में लेना है। बस तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लेना है, वहां पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बल का फॉर्मूला था। तो कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो अपन इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं और इसके बाद में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, जैसे अपन आपके आरबीएससी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बुक से क्वेश्चन पढ़ ले। 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू, 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू, ठीक है, आर प्लेस एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ऑफ साइड स्मॉल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा स्मॉल है, इसके 2 वर्टेक्स के ऊपर 2 शीर्षों पर ए और बी पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एज डायग्राम में दिया हुआ है। देन फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र एट ए सी वर्टेक्स पे निकालना है। तो जिस शीर्ष पर आप परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं पहले उसको राउंड कर लो, हो गया। अब इस पे देखो कितने चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे आप देखोगे सर एक तो ए वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये हो गई E1 वेक्टर, कितना होगा K स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर ए स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे डायरेक्शन नहीं लेंगे। ऐसे कैसे दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपके इधर प्लस का चार्ज है तो अवे होगी है ना दूर, E2 बराबर KQ अपॉन ए स्क्वायर। सर एक चीज पता लग गई, E1 बराबर E2 बराबर कितनी है KQ अपॉन ए स्क्वायर, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, सी वर्टेक्स के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आप क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो और इनके बीच का एंगल भी पता कर लो। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरेज एंगल कितना होता है 60, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा 60, थीटा 60। अब आपको पता है कि जब दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा आपको पता हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बाय पैरेललोग्राम। तो सी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका आपके फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट, यानी कि आपके E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। अब वैल्यू पुट करते हैं तो सी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सब ध्यान देना। E1 कितना है KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो 2 से 2 गया, 1 2 3, यानी ऐड हो गए कितने हो गए 3 मल्टीपल स्क्वायर रूट ऑफ 3KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आ गई √3KQ अपॉन ए स्क्वायर। That is the electric field at vertex C due to 2 charges on another vertex। यानी अन्य शीर्षों पर उपस्थित Q आवेशों के कारण एक सी शीर्ष पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी √3KQ अपॉन ए स्क्वायर। अब अपन इसके डायरेक्शन की बात करें, दैट इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन आप जानते हैं, यदि दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका वेक्टर कहां से गुजरता है, उनके बीच में से। तो ये बीच में से जाएगा तो बीच का मतलब है 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये 60 का आधा 60, ये भी 60 है तो आप ये भी 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 60 और 90
30 90, तो ये कहलाता है ए बी के परपेंडिकुलर, यानी आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू ए बी एंड अपवार्ड, यानी अपवार्ड बोल सकते हैं। यदि नीचे की तरफ हो तो डाउनवर्ड, तो अपवार्ड है ऊपर की तरफ तो परपेंडिकुलर टू ए बी अपवार्ड। तो इस प्रकार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो आपके एक स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है आगे न्यूमेरिकल नंबर 6। अब अपन आरबीएससी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके एक स्क्वायर, एक वर्ग दिया गया है जिसके साइड 2 सेंटीमीटर है और इसके कॉर्नर्स के ऊपर, ए कॉर्नर के ऊपर चार्ज -2q, बी कॉर्नर के ऊपर चार्ज +2q, सी कॉर्नर पे चार्ज -q एंड डी कॉर्नर पे चार्ज +q दे रखा है। वेयर द वैल्यू ऑफ q चार्ज की वैल्यू आपको बता रखी है 0.02 माइक्रोकुलाम। तो अपन सबसे पहले माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू यहां से डिवाइडेड बाई 100 और 10⁻⁻6 माइक्रो का कितना हो गया 10⁻⁸ कुलाम। तो आपको इसके सेंटर पे यानी O पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जब भी अपने ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अपन ने पढ़ा था सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि Q/R²। Q इज द चार्ज और R इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपके कॉर्नर से सेंट्रोइड की यहां पर जो स्क्वायर में डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो आपके A/√2 मीटर होगी। ठीक है, A/√2, ए क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। वर्ग की भुजा यदि ए है तो जो आपके ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक की शीर्षों से दूरी A/√2 होती है। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। सभी चार्जेस के कारण सेंटर O पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो एक एक करके लगाते हैं। जैसे अपन ने कहा कि A कॉर्नर के ऊपर चार्ज कितना है -2q, तो -2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी सब माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। त्रिज्यता अंदर की ओर का मतलब यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की तरफ लगेगी। कितनी होगी, मान लो E1, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, वेक्टर नहीं ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। कितना होगा कि चार्ज कितना है 2q, तो 2q/R²। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ऐसे 2kq/R²। अब बी कॉर्नर के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण अपन देखते हैं, तो सर ये प्लस का चार्ज है। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अवे यानी इससे दूर। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज से दूर यानी कि दूसरी तरफ लगेगी, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E2। कितनी होगी, चार्ज है 2q, तो कितना आएगा 2kq/R²। सिमिलरली अब अपन सी कॉर्नर के ऊपर चार्ज है -q, जिसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ये भी इसको अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। ये कितनी होगी E3, q चार्ज है तो kq/R²। ऐसे कैसे डी कॉर्नर के ऊपर +q चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E4 इधर आएगी। कितनी आएगी kq/R²। तो आपके पास इस सेंटर के ऊपर, सेंट्रोइड के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सर, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो चारों का अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखना, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से केंद्रक पर यानी सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी है सर, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ठीक है, आपको E1, E2, E3 और E4 की वैल्यूज पता है, डायग्राम में अपन बना रखी है। परंतु अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब 2 से ज्यादा फोर्सेस या वेक्टर होते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए अपन क्या काम लेते हैं, पैरेललोग्राम थ्योरम। और पैरेललोग्राम थ्योरम में आप जानते हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। यानी कि केवल आप एक समय में केवल 2 वेक्टर को ही सोल्व कर सकते हो। तो आप इन 4 वेक्टर को पहले अरेंज करेंगे, फिर 2 को अपन सोल्व करके देखते हैं। कैसे देखना, अपन लिख लेते हैं कि E1 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं E2 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि E1 और E3 एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच का एंगल कितना है 180। ठीक है,
तो अब देखना थीटा इक्वल टू कितना आया 180, और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है थीटा 180। तो सर ऐसा क्यों किया? जब आपके कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, 180 है, 120 है, 90 है, तो अपन सबसे पहले उन दो वेक्टर को सॉल्व करते हैं जिनके बीच में एंगल सबसे पहले कितना होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी 0, फिर सेकंड प्रायोरिटी 180, थर्ड प्रायोरिटी 120 और फोर्थ प्रायोरिटी 90 डिग्री के एंगल को मिलती है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, परंतु 90 डिग्री को अपन पहले प्रायोरिटी नहीं देकर किसको देंगे? E1 और E3 के बीच में 180 के डिग्री के एंगल को प्रायोरिटी देंगे। यानी सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब कैसे निकालें? तो ये जनरल सा आइडिया है कि यदि किसी एक पॉइंट पर आपके किसी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हो, जैसे मान लो दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल कितना होगा? परिणामी बल हमेशा बड़े बल में से छोटा बल क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जब दो बल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो बड़े बल में से छोटा बल अपन क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लार्ज फोर्स में से स्मॉल फोर्स अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार यदि अपन यहां पे देखें कि E1 कितना है 2kq अपॉन r स्क्वायर और E3 कितना है kq अपॉन r स्क्वायर। तो सर ये तो दुगना है और ये kq अपॉन r स्क्वायर, तो यदि ये बड़ा है तो इसमें से 2kq अपॉन r स्क्वायर में से यदि ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा आपके? मान लो इन दोनों को सोल्व करने पर E1r वेक्टर आ गया, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करने पर आपके E1r वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की, ठीक है। तो ये कितनी होगी? तो ये अपन देखेंगे 2 में से 1 गया तो कितना गया? kq अपॉन r स्क्वायर हो गया। तो अपने पास ये आ गई। इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? इसकी डायरेक्शन OA के अलोंग। तो अपन डायग्राम में शो कर दिया। इसी प्रकार यदि अपन देखें तो E2 और E4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो सर इस तरफ कितना लग रहा है आपके? 2kq अपॉन r स्क्वायर, इधर kq अपॉन ये भी ट्वाइस है, तो इसका भी रिजल्टेंट इधर क्या आएगा? E2r कितना होगा? 2kq अपॉन r स्क्वायर में से एक गया तो कितना आ गया? kq अपॉन r स्क्वायर। तो आपकी आ गया E2r वेक्टर, और ये आपके सेंटर पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपने इन दोनों के दो के पेयर बना के इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब एंगल कितना है तो अपन चेक करते हैं। सर ये कितना एंगल है? अगर अपन देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब 90 डिग्री का एंगल है तो फिर अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आपके, तो सर अपने E0 पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ E1r स्क्वायर प्लस E2r स्क्वायर प्लस 2E1r E2r cos 90, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हो 0, फिर 0 तो E0 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ E1r की वैल्यू कितनी है? kq अपॉन r स्क्वायर, तो आप क्या आ गया? kq अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस kq अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 kq अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जैसे अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? √2 kq अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपन वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं r की वैल्यू कितनी आएगी। सर r क्या है? डिस्टेंस, और ये r इस OA OB OC इसके बराबर है, तो ये कितनी होगी? a अपॉन √2। तो अपन r की वैल्यू a अपॉन √2 यहाँ पे रख के पुट करते हैं, तो आपकी E0 कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 kq अपॉन r की वैल्यू होगी a स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा 2√2 kq अपॉन a स्क्वायर। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन इसके अंदर Q की और A की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे देखना? तो आपके 2 इसको √2 ही मान लेते हैं। K कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -8, 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन A स्क्वायर। अब A कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर 10 की पावर -4। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 2 ये 4 कैंसिल आउट,
ठीक है। इसके बाद में अपन देखें तो ये आपके कैंसिल आउट 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 5, तो आपकी तीनों कितना आ गया 9 इंटू रूट 2 इंटू 10 की पावर 5 दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा कहाँ पर, इस ट्यूब के सेंटर के ऊपर। तो इस प्रकार अपन जो भी आपके ऐसे वेक्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं आप इनको सोल्व कर सकते हैं। आपको केवल पैरेललोग्राम लॉ लगाना है और पैरेललोग्राम लॉ लगाने के साथ साथ सबसे पहले उन फोर्सेस को सोल्व करना है जिनके बीच में एंगल कितना हो 0, 180, 90, 120। तो जिनके बीच में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन दोनों को सोल्व करके दो दो के पेयर में अपने से आखिरी में रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है। और आप क्या आती है अब इसकी डायरेक्शन की बात, तो यदि अपन इसकी डायरेक्शन बताएं तो सर डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखें तो यदि आप देखोगे कि सर ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड है तो यानी इनके बीच में से रिजल्टेंट जाएगा, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट 45 डिग्री है एंगल के। तो इस तरफ तो ये क्या होगी सी डी के पैरेलल या बी ए के पैरेलल, तो अपन बोलेंगे पैरेलल टू ये और सी डी साइड, इसके पैरेलल होगी, तो इसकी डायरेक्शन आ गई। तो अब इस तरह आपके इक्वेशन कंप्लीट।